हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जवानी स्टडी पर। तो आज ये एनटीपीसी का सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें जीएस के 25 क्वेश्चन लिए थे, जो एनटीपीसी के सेकंड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे थे, जो काफ़ी आए हुए सवाल थे, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल थे। वैसे ही आज फिर से दूसरे वीडियो में एनटीपीसी सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन है, तो ये 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और एकदम ये सभी क्वेश्चन अच्छे एग्ज़ामों में, एंटी रेलवे के अधिकांश एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो हाल ही में पैटर्न चल रहा है उसी के पर आधारित क्वेश्चन हैं ये सारे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना है, वीडियो को अंत तक देखिए। सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इनके प्रति एक ऑप्शन इसका डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। तो बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको एनटीपीसी सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो वह कौन सी दर है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंकों, ये छोटी बैंकें होती हैं, उनसे जो है धन उधार लेता है, वो वाणिज्य बड़ी बैंकों से धन उधार लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रिवर्स रेपो दर। लेकिन रिवर्स रेपो दर होती क्या है? रिवर्स रेपो दर जो कहते हैं हम इसे, ये जिस पर बैंकों को उनकी ओर से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा धन पर ब्याज मिलता है, उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक में जो धन जमा होता है उसके बदले में जो हमें ब्याज मिलता है, उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन इसी दर पर उधार लेता है। तो ध्यान रखिएगा रिवर्स रेपो दर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था वह कौन से संशोधन था जिससे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 15वें संवैधानिक संशोधन के तहत 60 से 62 वर्ष आयु कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन भी सी राइट ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ी बात करें तो जो 15वां संवैधानिक संशोधन था वो 1963 के अनुसार हुआ था, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ओमान ओमान देश है, ओमान की राजधानी क्या है? कि ओमान देश की राजधानी क्या है? तो ओमान देश की राजधानी एक देश, तो इस देश की जो राजधानी है ओमान देश की राजधानी, इसका जो राइट आंसर है पहले देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है तेहरान। तो तेहरान जो राजधानी है वो ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। यदि इसकी संसद की बात करें तो इसकी संसद मजलिस है, ध्यान रखिएगा। तेहरान की राजधानी ईरान है, वो तेहरान की राजधानी ईरान है, वो ईरान की राजधानी है तेहरान, और इसकी संसद मजलिस है, और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। जबकि जो तीसरा ऑप्शन नीचे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन की बात करें हम तो येरेवान जो है ये येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। इसकी जो संसद है वो ड्रामा है, इसकी जो संसद है वो ड्रामा है। इसकी मुद्रा भी क्या है? ड्रामा ही है, इसकी मुद्रा भी ड्रामा ही है। चौथा ऑप्शन डी है ताशकंद। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसकी जो संसद है वो शाम है, और इसकी जो मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा उज्बेक है। ध्यान रखिएगा कि ताशकंद की मुद्रा उज्बेक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ भी है कि ताशकंद किसकी राजधानी है या ताशकंद की मुद्रा क्या है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो उज्बेन है। जबकि जो तीसरा ऑप्शन बी है यही हमारा राइट आंसर भी है कि ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है, और यह एक अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इसके दक्षिण में जो है अरब सागर स्थित है। इसके उत्तर में देखें तो उत्तर में संयुक्त अरब अमीरात है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति की दर में जो लाभान्वित होता है वह कौन सा वर्ग है? यदि इसकी बात करें हम, मुद्रास्फीति की थोड़ी सी बात करें तो मुद्रास्फीति संबंधित जिसमें वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा का मूल्य गिर जाता है,
मुद्रा जो स्फीति होती है उसमें वस्तुओं का मूल्य तो गिर जाता है, वो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है उत्पादक वर्ग और व्यापारी वर्ग तथा अनिश्चित आय वाला वर्ग और व्यक्ति तथा ऋणी लाभान्वित होते हैं। तो इससे मतलब संबंध पता लगता है कि ये ऑप्शन ए कि इसके जो है ऑप्शन ए, बी और सी क्या है, तीनों ही राइट ऑप्शन है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ डी कि ये सभी इससे लाभान्वित होते हैं कि उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग और ऋणी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है? इसकी बात करें तो हम राज्य महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये जो होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिससे इससे संबंधित जो उपबंध हैं वो संविधान के अनुच्छेद 165 में लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 165 में लिए गए हैं। इसमें कहा क्या गया है, बात करें तो कि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। इसमें जो बात कही गई है कि राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वो योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, वह उस व्यक्ति को उसे चुन सकता है और यह जो पद देता है वह उसे प्रसाद पर्यंत देता है। यदि वह व्यक्ति चाहे तो वह पद ले सकता है और ना चाहे तो नहीं भी ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद कौन सा 165 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है ये किसकी सहायक कंपनी है? तो न्यू इंडिया लिमिटेड कंपनी एक जीआईसी की सहायक बीमा कंपनी है जो साधारण बीमा निगम कंपनी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए कि साधारण बीमा निगम जीआईसी की है। और इसका जो मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह कंपनी जो है लगभग 28 देशों में अपना व्यापार करती है। कितने देशों में करती है? लगभग 28 देशों में अपना व्यापार करती है। तो ध्यान रखिएगा यह एक न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कि कौन सा विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, विटामिन की बात करते हैं, जो पहला ऑप्शन विटामिन ए है। तो विटामिन ए जो है इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक ए जो है रेटिनॉल है। इससे जो होने वाला रोग है वो रतौंधी और कैंसर है। तो विटामिन ए तो दूध में पाया नहीं जाता, ये भी नहीं है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी जो है इस विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो थायमीन है और इससे रोग कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है क्योंकि ये इसके उत्पादक इसमें दूध नहीं आते, इसमें भी नहीं आता। विटामिन सी वो पूछा था कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो विटामिन ए वाला है जो इसमें भी दूध आता है, विटामिन बी जो है इसमें भी दूध आता है। अब आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी जो ऑप्शन है, विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड, इसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। और इसमें जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सभी आते हैं। तो दूध तो खट्टा होता नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी इसका राइट आंसर है। विटामिन सी में जो है विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी जो है विटामिन डी कैल्सीफेरोल है, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है। और इससे जो होने वाला रोग है ये हड्डियों में रोग हो जाता है। इससे जो रोग होता है वो हड्डियों में होता है, जिसे हम रिकेटस रोग कहते हैं, जो हड्डियों को प्रभावित करता है। तो चारों ऑप्शन विटामिन ए, बी, सी और डी चारों के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने की विधि है। तो साबुन बनाने की निम्न में से कौन सी विधि है जो साबुन बनाया जाता है? जिस विधि से यदि साबुन बनाने में हम बात करें थोड़ी सी, तो साबुन जो बनता है वो वसा को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है। यानी कि जो वसा होती है, चिकनाई होती है, उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब साबुन का निर्माण होता है। तो यह जो विधि कहलाती है वो सेपोनिफिकेशन कहलाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हुआ वो बी इसका राइट आंसर है। क्या हुआ? सेपोनिफिकेशन, इस विधि से क्या है? साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्मारकों की मामल्य शैली का विकास किस काल की स्थापत्य कला की शैली है? जो स्मारक बने हुए हैं जगह जगह, तो उसमें मामल्य शैली का जो विकास किया गया था वो स्थापत्य कला की कौन सी शैली है? तो इसका जो राय इसकी बात करें हम मामल्य शैली की, थोड़ी सी अगर बात करें तो यह पल्लवकालीन स्थापत्य कला की शैली है। ये जो मामल्य शैली है वो पल्लवकालीन स्थापत्य कला की शैली है। इस शैली का जो विकास हुआ था वो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य के काल में हुआ था। इसके हुआ था जो नरसिंह वर्मन था उसके प्रथम काल में हुआ था। और जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर बना हुआ है वो इसी शैली से निर्मित है। महाबलीपुरम का मंदिर भी इसी शैली से निर्मित है। तो अब पता हो गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है कि पल्लवकालीन शैली है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का दमन किया? किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का दमन किया था? तो वह जो गवर्नर जनरल था, तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था वो, तो वह जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो बी हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था जिसने जो है ठगी प्रथा का दमन किया था। इसके बारे में और बात करें तो इसने वर्ष 1929 में ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तथा इसके बाद इसने 1929 से 1935 तक के जो मध्य ठगी प्रथा का दमन किया गया था, कि जिसने ठगी प्रथा का दमन किया था वो 1929 से लेकर 1935 तक इसने ठगी प्रथा का दमन किया था। और इसी के समय में जब यह 1833 ईस्वी में का गवर्नर बना था तब चार्टर एक्ट पास किया गया था। और इसने वर्ष 1935 में कलकत्ता में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा वो 1935 में इसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो इसका बहुत बड़ा योगदान था गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग मिश्रण है। तो ये ऑप्शन यहाँ से बर्ड है कि स्मॉग। अब यहाँ से बात करते हैं कि स्मॉग क्या है। स्मॉग हम किसे कहते हैं? स्मॉग जो है, जो जैसे कि उपस्थित जो राख, गंधक व अन्य हानिकारक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो जब सब कोहरे के संपर्क में पहुंचते हैं तो वो सब इकट्ठे जो होते हैं, जो धुआं सा हो जाता है और नमी सी रहती है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। तो स्मॉग जो बनता है वो धुएं एवं कोहरे के मिश्रण से स्मॉग बनता है। जो स्मॉग बनता है वो धुएं एवं कोहरे के मिश्रण से स्मॉग बनता है। यह जो है वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। इससे वायु प्रदूषण होता है और गाड़ियों तथा औद्योगिक कारखानों द्वारा यह उत्सर्जित धुएं में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हानिकारक रसायन पदार्थ होते हैं, उन सबसे सम्मिलित होकर ये स्मॉग का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन बी हुआ कि धुएं एवं कोहरे से स्मॉग का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? जो हम्पी स्मारक हैं उसके जो समूह बने हुए हैं वो कहाँ बने हुए हैं? तो इससे ये सभी को पता होगा कि हम्पी जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि कर्नाटक में है। लेकिन हम्पी में जो है विट्ठल स्वामी मंदिर स्थित है। हम्पी में ही विट्ठल स्वामी मंदिर भी स्थित है जो एकदम से क्या है? विश्वविख्यात मंदिर है। और हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की जो सूची है उसमें भी रखा गया है। और हम्पी जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रमुख दक्षिण भारतीय राज्य का एक विजयनगर की राजधानी भी थी। हम्पी किसी समय जो है दक्षिण भारतीय राज्य की जो राज्य था विजयनगर, उसकी राजधानी भी रह चुका था। और ये विश्व धरोहर भी है क्योंकि यूनेस्को की सूची में है। तो ध्यान रखिएगा। और एक बात ये है कि आपको ये ध्यान खुद करना है कि यह हम्पी जो स्मारक चिन्ह है वो हमारे भारतीय मुद्रा के किसी नोट पर भी छपा है, जो अभी हाल ही में पीछे कुछ वर्षों में छापा गया था। जो नई मुद्रा बनी थी उस मुद्रा में से किसी एक नोट पर बना हुआ है। तो आप कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा नोट था, जिससे कि कमेंट से हमें पता लगेगा कि हाँ आपने वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझा है और आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग
चेनानी नासरी किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर में है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है, यह सड़क जो है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। यह सड़क एक प्रकार से सड़क सुरंग है और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 2 अप्रैल को हुआ था। 2 अप्रैल और 2007 में 2 अप्रैल 2017 को इसका क्या है, उद्घाटन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसके स्थान पर को नवाब बनाया गया। इस तो यहाँ रिक्त स्थान पे क्या आएगा कि किसको नवाब बनाया गया था? सिराजुद्दौला को मारने के बाद नवाब किसे बनाया गया था? तो नेक्स्ट इसमें से देखिए वह कौन था जिसे क्या है वहाँ का नवाब बनाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और ... को नवाब बनाया गया। तो निम्न ऑप्शन में से किसको सिराजुद्दौला के स्थान पर उसे मारने के बाद किसको नवाब बनाया गया था? तो वह जो नवाब बनाया गया था, ये जो बात थी कि बंगाल के जो तत्कालीन उस समय नवाब सिराजुद्दौला एवं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सिराजुद्दौला को अपनी जो सैन्य अधिकारियों के से विश्वासघात प्राप्त हुआ था, उसके कारण उसे क्या है, उसकी पराजय हो गई थी। जो उसे उसके ही सैनिकों ने उसके साथ विश्वासघात किया था, तब वह उसकी पराजय हो गई थी और उसको मार दिया गया था। इस युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसके पश्चात जो है कंपनी ने, जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो है इसके स्थान पर मीर जाफ़र को यानी कि राइट ऑप्शन ए है कि मीर जाफ़र को 1757 से 1760 तक वहाँ का नवाब बना दिया गया था। यानी कि प्लासी का नवाब मीर जाफ़र को 1757 से 1760 तक वह वहाँ का नवाब बना रहा था, क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सभी को पता होगा कि यह जो पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह जो है सतलज नदी पर बनाई गई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो गया। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। इससे ये तीनों राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कि जो एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय हुआ था वो फिलीपींस के मनीला में अवस्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया कि मनीला में स्थित है। यह जो संस्था है एक प्रकार से आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन का विकास करने के लिए होती है। जो गरीबी हैं, गरीब तबके हैं, जो विकास, जिनमें गरीबी स्थिति से विकास का होना है या उन्मूलन स्थिति है, तो ये और मानव संसाधन है, तो उसके विकास में तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु जो सेवाएं हैं उन सब सेवाओं को उपलब्ध कराती है यह संस्था। साथ ही जो निजी तथा सार्वजनिक निवेश होते हैं उसको भी प्रोत्साहित करती है। जो निजी सार्वजनिक निवेश होते हैं उनको भी ये संस्था प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मनीला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है, जो विश्व की मीठे पानी की, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील कहाँ है? कनाडा में है। यह जो झील है कनाडा में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? सुपीरियर झील इसका राइट आंसर है। यह झील कनाडा में है और कनाडा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। कनाडा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया देश है जो, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और इसकी बात करें बैडमिंटन की थोड़ी सी, तो ये आधुनिक स्वरूप का जो जन्म है, इसका जो जन्म हुआ था वो 1873 में हुआ था। 1873 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि आधुनिक विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय जो है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में है, जिसकी स्थापना जो की गई थी वो 1934 में की गई थी। बैडमिंटन की शुरुआत 1879 में 1873 में हो गई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में 1934 ईस्वी को बनाया गया था। और इसी वर्ष ही एक बात और भी है कि इसी वर्ष ही भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, वह क्वेश्चन बहुत आता है कि भारतीय एसोसिएशन बैडमिंटन की स्थापना कब हुई थी। तो 1934 में ही भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीरिया की मुद्रा है। अल्जीरिया की मुद्रा है, तो अल्जीरिया की जो मुद्रा है, देखिए इसमें अल्जीरिया की मुद्रा कौन सी है। तो अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है। इसकी बात करें तो अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी मुद्रा जो है दिनार है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो सी हुआ कि अफ्रीकी देश, इसकी मुद्रा दिनार है। और इसकी राजधानी देखें तो इसकी राजधानी अल्जीरियस इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। और इसके उत्तर में भूमध्य सागर भी स्थित है। ये भूमध्य सागर इसके उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। किसके द्वारा स्वदेशी स्पेस सूट का विकास किया गया? किसके द्वारा स्वदेशी स्पेस सूट, जो अंतरिक्ष सूट है, उसके द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था, उसके द्वारा विकास किया गया था? तो ये जो विकास किया गया था वो तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा स्वदेशी स्पेस सूट का विकास किया गया था। स्वदेशी स्पेस सूट का विकास किया गया था, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। और यह कब किया गया था? यानी कि इसरो ने 26 सितंबर को और 2018 में बेंगलुरु में अंतरिक्ष एक्सपो में इसके प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया गया था। कहाँ किया गया था? बेंगलोर के अंतरिक्ष एक्सपो में इसका प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का महत्वाकांक्षी यान ओसिरिस रेक्स लगभग 2 वर्ष बाद किस क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा? लगभग 2 वर्ष बाद किस क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा जो नासा का महत्वाकांक्षी यान ओसिरियस रेक्स था? तो वह किस क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था? यह जो इसकी बात करें तो यह लगभग 2 साल की यात्रा के बाद ही नासा का अंतरिक्ष यान जो था वो ओसिरिस रेक्स पर पहुंचा था। इसकी जो समय था वो 3 दिसंबर को था। 3 दिसंबर 2018 की बात थी ये। 3 दिसंबर 2018 की बात थी, जो क्षुद्र ग्रह बेन्नू पर पहुंचा था। तो क्षुद्र ग्रह बेन्नू पर पहुंचा था। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? बी हो गया कि ये बेन्नू पर पहुंचा था और वहाँ पहुंचा। और उसके बाद जो है हीरे के आकार की एक चट्टान का चित्र भी खींचा था इसने। हमें जो चित्र भेजा था नासा को, तो हीरे के आकार की एक चट्टान का चित्र भी भेजा था। कब? 3 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 में इसरो द्वारा प्रस्तावित इमीसैट उपग्रह का प्रकार है। जो मार्च 2019 में इसरो द्वारा एक प्रस्तावित इमीसैट उपग्रह था, उसका प्रकार क्या है? तो उसका क्या प्रकार है? तो इसका जो प्रकार है, यानी कि ये 1 मार्च 2019 को, ये 1 मार्च थी, 1 मार्च 2019 को यह एक नैतिक व्यावसायिक संगठन को मान्यता प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। ये जो था नैतिक संगठन को मान्यता प्राप्त करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। और ये जो था टाटा स्टील को विश्व की सबसे बड़ी नैतिक कंपनी के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई थी। इसी के अनुसार इसे मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो अंतरिक्ष भौतिकी उपग्रह। इसका राइट आंसर ए है, अंतरिक्ष भौतिकी उपग्रह के अंतर्गत यह प्रस्तावित था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी दिवस मनाया जाता है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी, तो राइट आंसर इसका बी है कि प्रवासी दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि किसकी रचना है? सभी को पता होगा गीतांजलि किसकी रचना है। तो गीतांजलि जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और इस पुस्तक के 20 प्रसिद्ध साहित्य जो है था वो नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण निम्न में से कौन क्या होता है? ये सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है, हरे पेड़ पौधे। कि हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इस प्रकाश संश्लेषण के कारण कि क्या है, उनका रंग हरे रंग वाले जो जैसे उनकी पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर वो जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को उपस्थित करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं या ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, तो आदि ये कार्य करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो ये किस तरीके से पैदा करता है? तो गतिशील वैद्युत आवेश जो पैदा करता है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। इसका राइट आंसर हुआ चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि धारावाही चालक के चारों ओर, पढ़ा होगा आपने, इंटर के फिजिक्स में भी है, 10th क्लास के फिजिक्स में भी है, कि धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा धारा आवेश प्रवाह के कारण ही यह उत्पन्न होने लगता है। जो धारा फिर से कि धारावाही चालक जो बना होता है, ये चौकुंडली बनी होती है, उस पर जो धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो और जो धारा उत्पन्न होती है उसके अनुसार ही क्या है, आवेश प्रवाह के कारण ही जो उसमें आवेश का प्रवाह होता है उसी के कारण से क्या है, वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या की गई थी वो सबसे पहले किसने की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो नील्स बोर है, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की गई थी। जबकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या रदरफोर्ड ने भी दिया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड का भी है और डाल्टन ने भी दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो नील्स इसका जो पूरा नाम है नील्स हेनरिक डेविड बोर है, जिसने 1885 से 1962 तक भौतिकी में काफ़ी योगदान दिया था। और बात इन्होंने ही क्वांटम विचारों के आधार पर ही हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। जो क्वांटम के आधार पर ही इसने हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। इन्हें ही वर्ष 1922 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष 1922 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। जो दूरदृष्टि वाला व्यक्ति होता है, जिसमें दूरदृष्टि दोष होता है, वह व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो ये सभी को पता होगा कि उसका जो निकट बिंदु या दूरबिंदु होता है वो 25 सेमी की दूरी का होता है। तो जबकि दूरदृष्टि दोष से जो ग्रस्त व्यक्ति जो होता है उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसलिए क्या है, नेत्र की स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो 25 सेमी होती है, और दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति की जो के लिए निकट बिंदु की दूरी क्या है, 25 सेमी ही होती है। 25 सेमी अधिक होती है, वो 25 सेमी कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर 25 सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो पेयजल में रोगाणुनाशी होता है उसमें जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में हम क्लोरीन तथा ओजोन गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ओजोन गैस तो ऑप्शन नहीं है, क्लोरीन गैस ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हुआ चौथा कि क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए आज हमारा इस तीसरी वीडियो में 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो एनटीपीसी के सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी होती रहे। तो आज के लिए यहीं तक रोकते हैं वीडियो को, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल ऑफ थैंक्स।